बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं और वो मौजू है अभी हालात हाज़िरा के हवाले से हर शख्स और हर टीवी चैनल पे, हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ जहाँ पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है वहाँ वहाँ परवेज़ मुशर्रफ साहब को के बारे में जो कल एक फ़ैसला सुनाया गया है उस हवाले से बात हो रही है। कल का दिन जो है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ हो या सियासी तारीख़ हो, इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है और ये सालों तक इस दिन को याद रखा जाएगा। परवेज़ मुशर्रफ जो कि साबिक पाकिस्तान के सदर भी थे और उसके साथ साथ जो है साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने इनके बारे में जो पाकिस्तान का आइन है उसकी शिक नंबर 6 हाई ट्रिजन, मतलब जिसका मतलब है कि संगीन गद्दारी, जिसने कानून तोड़ा हो, लाइक कोई आइन में कोई आइन शिकनी के हवाले से इसको देखा जाता है और इसे गद्दारी के ज़िम्मे में लाया जाता है। तो संगीन गद्दारी के जुर्म में उन्हें फांसी की सज़ा का हुक्म दिया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की राय आ रही है। आप सोशल मीडिया पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और आपको अलग अलग जगहों पे जो है वो अलग अलग किस्म की राय आ रही है। कुछ लोग वो वाकई बड़े मतलब इस फैसले को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अदालत ने बड़ा बेहतरीन फ़ैसला किया है और एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो इस वक्त पाक अफवाज के साथ जो है वो खड़ी है, क्योंकि उनकी तरफ से काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया गया है इस फैसले के ख़िलाफ़। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम मुशर्रफ साहब को, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इंसाफ दिलवाने की कोशिश करेंगे। कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। मुल्क की सियासी तारीख़ के हवाले से एक बड़ा अजीब सा मंजर है। इस हवाले से ज़रा मज़ीद बात करेंगे अपने मेहमानों से जो मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ सबसे पहले जो मेहमान मौजूद हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस से इनका ताल्लुक है, अमानुल्लाह खान प्राजा साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई साहब? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। गुड, माशाल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं ये एडवोकेट हैं और ये मुशर्रफ साहब की पार्टी से भी इनका ताल्लुक रहा है, लियाकत अली खान, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं लियाकत साहब? जी अल्लाह का शुक्र है। लियाकत साहब, इससे पहले कि बीच में ब्रेक आ जाए हमारे तरह, शॉर्टली ये बता दीजिएगा कि ये केस, मतलब ये सज़ा है क्या, फांसी का हुक्म क्यों दिया गया, जरा आसान अल्फाज में है क्या ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपने अभी जिस तरह इंट्रो में कहा कि हाई ट्रीजन का केस यानी संगीन गद्दारी का केस, यानी कि आइन को तोड़ने का जो जुर्म है उसमें जो 18 अमेंडमेंट आई उसके अंदर जो है उन्होंने तरमीम की कि कोई शख्स अगर आइन को वायलेट करता है उसकी जो सेक्शन 6 है तो यानी गद्दार मुर्तकब पाएगा जो है ना, और उसको जो सज़ा है वो उम्र कैद या फिर सज़ा मौत दी जाएगी। तो आपने देखा कि ये एक रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक नवाज शरीफ साहब के दौर में ये केस फाइल किया गया और उसके बाद इसका ट्रायल चलता रहा और कल आपने देखा कि उसका फ़ैसला आया। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिस वक़्त ये मुशर्रफ साहब ने फ़ैसला किया था तो उस वक़्त उनकी जो काबीना थी उनसे उसने मुशावरत करके जो है ये फ़ैसला लिया और उसके बाद बाकायदा चीफ जस्टिस, उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे अब्दुल हमीद डोगर साहब जो है ना, फिर इस फैसले को जो है ना उस वक़्त इंडोर्स भी करवाया गया इनके। तो इसको जो है ना ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने कहा जी ये जो फ़ैसला था एमरजेंसी लगाने का बिल्कुल सही था और हालात के मुताबिक ठीक था। तो ये मामला तो वहीं पे चलते रहे, क्योंकि इसके अंदर जो है जो रेवेन थी वो साहब ज़ेर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को थी और उनकी हुकूमत ख़त्म की गई थी। तो उन्होंने फिर जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने फिर जो है दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर फिर एक मुआवजे की तहरीक लेकर आए। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब को जाना पड़ा, फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी का दौर आया, उन्होंने 5 साल अपने जो है ना वो सही तरीके से हुकूमत की। उसके बाद जब नवाज शरीफ का दौर आया तो ये केस फाइल किया गया। लेकिन जब ये केस फाइल हुआ, बेंच बना, उसके बाद जो है मुसलसल मुशर्रफ साहब को भी कॉल किया जाता रहा लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। लेकिन कोई भी केस होता है ना उसका तरीक़ाकार यह है कि जब आपके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है या आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर होता है तो जब वो अदालत में ट्रायल होता है तो जो उसमें मुलजिम होता है वो बाकायदा पेश होता है, उसको काफ़ी सप्लाई होती है, फिर उसके बाद फ़र्द जुर्म ऐद होती है।
ठीक है, इस बारे में तफसीलात हम आपसे मजीद जानेंगे। हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना और वक्फे से जब वापस आते वाले से बात करेंगे कि क्या वाकई अदलिया और हुकूमत के बीच मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं इस वक्त। अदलिया और क्या गवर्नमेंट जो आर्मी है उसके बीच में भी कोई ताल्लुकात इस वक्त कुछ पहले की निस्बत कुछ मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें हम वैसे तो सुन रहे हैं। जरा अपने मेहमानों से पूछेंगे कि ये क्या राय रखते हैं। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। Shine 24 hours. तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go. जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और आज प्रोग्राम के हिस्से में हम बात कर रहे हैं साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, क्योंकि संगीन गद्दारी के केस में उन्हें खसूसी अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। इस हवाले से बात हो रही है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमानुल्लाह खान प्राचा साहब और लियाकत अली खान साहब। अच्छा अमान भाई, ये देखें जरा कि अफवाज पाकिस्तान ने एक बड़ा गम और गुस्से वाला रिएक्शन जो है वो शो किया है इस फैसले के बाद और इस सारी स्टोरी के सामने। अब ये बताइए कि अफवाज पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है ये वाला, ये कितनी अहमियत रखता है और ये क्या है? उन्होंने क्योंकि अभी कुछ कमेंट्स वगैरह मैं देख रहा था या अखबार में भी कुछ साबिक जो फौजी हैं उनके बयानात जो हैं वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर मुशर्रफ गद्दार हैं तो फिर हुब्बुल वतनी की भी तारीफ नए सिरे से की जाए, तो वो भी बताया जाए कि हुब्बुल वतनी क्या होती है। तो मतलब एक बिल्कुल इंटायर डिफरेंट जो है वो ओपिनियन कुछ जगहों से आ रही है और कुछ जगहों से मामला ही कुछ अलग है। तो आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो सज़ाए मौत एक बड़ा दुख का वाक़या होता है और हर आदमी को, किसी आदमी को उस पर खुशी का इज़हार नहीं करना चाहिए। दुख की घड़ी होती है, किसी के लिए भी हो। जिसको सज़ाए मौत दी जाती है उसके ख़ानदान वालों के लिए भी ये तकलीफ़देह अमल होता है। ये फ़ौज का जो रद्द अमल है वो इस बात पर नहीं है कि जो है वो आइन के ऊपर नहीं बात कर रहे, वो बात ये कर रहे हैं कि जो लफ्ज़ गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया परवेज़ मुशर्रफ साहब पे वो गलत है। क्योंकि उन्होंने वो एज ए परवेज़ मुशर्रफ बात नहीं कर रहे, वो एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हैसियत से बात कर रहे हैं। इस बात को जो DGI SPR जनरल गफूर साहब को जो बयान है उसकी अगर गहराई को देखा जाए तो उसके अंदर बड़ा क्लियर मैसेज दिया उन्होंने पाकिस्तान को कि एक फौजी कैसे गद्दार हो सकता है, और वो फौजी जो उसने पाकिस्तान के दिफा के लिए जंगें लड़ी हों, पाकिस्तान के लिए काम किया हो, तो अगर आप उस फौजी को गद्दार करार दोगे तो जो पाकिस्तान के दीगर फौजी हैं वो भी कर गद्दार करार देने चाहिए। उसकी भी हुब्बुल वतनी पर दोबारा से एक नई स्टेटमेंट आने की हुब्बुल वतनी की तारीफ भी हो जाए। तो उन्होंने इसको पर बात की है और ये नहीं कहा कि अदलिया ज़ाहिर बात है सुप्रीम है, उन्होंने जो अपना फैसला दिया है वो एक हैसियत रखती है। एक सुप्रीम उन्होंने जो रद्दी का कानून बन गया था पाकिस्तान की 73 का कानून को रद्दी की टोकरी में डाला गया, उसकी सुपरमेसी तो आज दिखने में आई और पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज, नई तारीख जन्म ली। तो जाहिर बात है अदलिया ने जो फैसला दिया है उसको आप किसी सूरत में ये नहीं कह सकते कि यार ये डेफिनेटली उसमें रुकने होंगे, अभी बड़े मराइल हैं। सही है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी सजा हो गई, सजा जो हुई है उस आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एंड द डे सदर पाकिस्तान के पास आर्टिकल 45 है जिसमें उनको पार्डन कर सकता है। हुकूमत की सबसे बड़ी गलती है आज की हुकूमत की कि उसको केस वापस ले लेना चाहिए था। जो आज वो हुकूमती बेंचों से जो बयानात आ रहे हैं उनमें उन्होंने वापस ही ले लिया। अदलिया ने तो वही फैसला दिया जो उसके पास मवाद था, उसने मेरिट की बेसिस के बोर्ड। मगर सर ये अभी ये लियाकत अली खान से ज्यादा अच्छा बता सकेंगे। लियाकत भाई, ये इन्होंने कुछ अर्सा पहले प्रोसिक्यूशन टीम जो है उसको चेंज किया, तब्दील किया, ये नई टीम आई और उन्होंने आगे फौरन फैसला सुना दिया। और अगर मुशर्रफ साहब की बात देखी जाए तो मुशर्रफ साहब ये बयान दे चुके हैं कि मैं पाकिस्तान इस वजह से नहीं आ रहा, सबसे पहली बात कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ इस वक्त। उन्होंने अपनी वीडियो हॉस्पिटल से बनाई, वो भी जो है वो मंजरेआम पे आ गई है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उसके कुछ सियासी और कुछ कानूनी वजूहात हैं और फिर उनकी तिब्बी सेहत की वजूहात भी हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। तो ये सियासी और कानूनी वजूहात
वजूहात कौन सी थी, और ये अचानक का टीम का तब्दील होना, पहले किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, और इतनी देर से वो टीम बैठी हुई थी, वो क्यों फैसला नहीं कर रही थी, क्या सूरत हाल है? आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि फेयर ट्रायल का हक हर शख्स को मिलना चाहिए। देखिए, इंसाफ के तकाजे ये हैं कि मुशर्रफ साहब को भी जो है जो फेयर ट्रायल उसको हक मिलना चाहिए। दूसरा, ये गद्दारी का इल्ज़ाम जो है ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है, बड़ा इल्ज़ाम है, और ये बिल्कुल DGISPR ने सही कहा कि एक शख्स जिसने 40 साल फौज को दिए हों और 2 जंगें लड़ी हों और इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा हो, तो साफ ज़ाहिर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना जो है वो दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक जो है ना, अभी अमान अल्लाह प्राजा साहब ने कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि ये केस विड्रा कर लेते, इसको वापस ले लेते, एप्लीकेशन फाइल करते, उसके ऊपर व्हाटएवर जो भी फैसला होता है। और दूसरी बात यह है कि इस फैसले को रोकने की भी कोशिश की गई, फिर कानूनी टीम को भी तब्दील किया गया। देखें, जब कानूनी टीम को तब्दील किया गया, कल मैं देख रहा था अनवर मंसूर साहब ने कहा जी मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन थी उसके अंदर जो है हेयरिंग होना थी और उसके अंदर भी फैसला आना था। तो मैं समझता हूँ कि ये उजलत में जो है ये सब हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात, मैं जैसे आपको बता रहा था कि जब किसी पे शख्स पे कोई इल्ज़ाम होता है तो उसको जब कोर्ट तलब करती है तो उसको पेश होता है, तो उसको बाकायदा जो उस पर एलिगेशन होता है उसको कापी सप्लाई की जाती है। फिर फ़र्द जुर्म जब आयद होती है उस पर वो इल्ज़ाम पढ़ के सुनाए जाते हैं। चले ठीक है, फ़र्द जुर्म भी अब्सेंशिया में हो गई, कापी सप्लाई भी अब्सेंशिया में हो गई, उनका मौक़िफ़ आ गया, फिर उसके बाद अप्लीकेशंस लगी, फिर 342 का स्टेटमेंट होता है, यानी कि अदालत के अंदर जिस शख्स पे इल्ज़ाम होता है वो जाके अपना बयान देता है। 342 के तहत जो है ना उससे सवालात किए जाते हैं, उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में सारा कुछ पॉसिबल है? ये देखें, ये जितनी भी सारी प्रोसीडिंग हुई है साफ ज़ाहिर उनकी अब्सेंशन में हुई और उनको बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन साफ ज़ाहिर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो तबीयत की नासाजी की वजह से मेरे ख्याल में अभी भी इस वक्त जो है ना वो जेर इलाज है, उनकी तबीयत सही नहीं। तो अगर देखें इन्होंने अगर अपील करनी हुई तो वापस, तो उसके लिए भी मेरा ख्याल उनका एक दफा जो है जेल में बंद होना जरूरी होता है। अपील की तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पे कम तबीयत की खराबी की वजह से नवाज शरीफ, ये जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा ये घर वापस चले गए हैं, तो इनकी तो तबीयत भी ज्यादा खराब है, तो जेल में कैसे आएंगे? देखिए, अपील का ये है ना, जैसे इनको कन्विक्शन हुई, इनको जजमेंट की कापी दी जाएगी, कन्वेक्शन वारंट दिया जाएगा, उसके बाद जब भी आप कोई अपील फाइल करते हैं तो उसके लिए बिहाइंड द बार जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो जेलर होता है वहाँ पे उसको बिफोर मी करता है, वकालतनामा जब साइन होता है ना तो उसको बिफोर मी करता है, यानी कि ये मेरे सामने जो है ना साइन किया गया, उसके बाद आपकी अपील जो है वो फाइल हो सकती है। सही। सर मौलाना साहब, अभी आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में भी क्या होने वाला है? क्या मुशर्रफ साहब को वाकई फांसी हो जाएगी, या ये सिर्फ यही एक बड़ी खबर थी इस वक्त तक की मुशर्रफ साहब के हवाले से, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ होंगी? नहीं, मुशर्रफ साहब को फांसी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। अभी बहुत सारे मराहल बाकी हैं। अच्छा। और मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने कल जबकि फैसला आ रहा है तो 3 दरखास्तें और पेश कर दी और कहा गया कि शौकत अजीज साहब को, साबका वज़ीर आज़म को, चीफ जस्टिस जो थे उस वक़्त के उनको, और जाहिद हामिद जो कि वज़ीर कानून थे उनको जो है उन्होंने कहा कि इनको भी पार्टी बनाया जाए। और उसके बाद ये भी दरख्वास्त आई कि बहुत सारे जो दीगर जिन्होंने काबीना थी, कोर कमांडर्स थे, सिविलियन जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनको भी पार्टी बनाया जाए। तो इस पर अदालत ने कहा कि आप इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए ये कर रहे हैं, हम उनका जो हक जो है, जो फेयर ट्रायल का हक है या उनका जो बयानिया आना था वो नहीं आया, तो वो अपना हक खो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में हुकूमत ने टोटल मिस हैंडल किया। बड़ा आसान था, जैसे लियाकत भाई ने कहा कि वो उनको चाहिए था कि वो केस वापस देते और अदालत में छोड़ते कि वो किस तरह वापसी की दरख्वास्त को किस तरह हैंडल करती है। जाहिर बात है कि अगर ऐसे, तो इस एक सूरत हाल ने पूरे पाकिस्तान में एक हलचल मचा दी है। अपोजिशन जो है वो अपना रद्द-ए-अमल दिखा रही है, जाहिर करी जैसे उन्होंने बड़ी फतह हासिल की है। हुकूमती सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। देखो, एक आइन की फतह जरूर है कि भाई आइन पर है, लेकिन उसमें ये देखना चाहिए कि अभी जैसे कि आर्मी की तरफ से जो चीज़ आई कि फेयर ट्रायल का हक जो था वो मुशर्रफ साहब को मिलना चाहिए था और वो मिल जाएगा, क्योंकि उसमें ये भी था ना कि आप वहाँ जाके एक कमिश्नरेट बना लेते, एक वो जो जाके वहाँ पे उनसे बयान ले ले, कमिश्नर अपॉइंट हो जाता, कमिश्नर अपॉइंट हो जाए। और ऐसा माजी में होता रहा है। आपके पास हसन कानी का मैटर है, आपके पास और कई मैटर्स हैं जिसके अंदर कमिश्नरेट अपॉइंट हुआ है और वहाँ जाके बयानिया हो जाता। तो मुशर्रफ साहब ने खुद ऑफर की, हकीकत में वो बंदा ICU में है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या मामलात बनेंगे आगे
जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं किसी के भी, आना हमारी है किसी की, लेकिन वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड के अंदर है। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ी गंभीर सिचुएशन है और पाकिस्तान की जो फजा है इस वक्त बेइंतहा गर्द आलूद हो गई है एक इस फैसले से। बाकी सारे मसाइल और चीज़, कश्मीर का मसला और महंगाई, चीज़ें सारी इस मसले में डूबती हुई नजर आ रही हैं। सही, तो अच्छा। आपको ज़रा ये देखना पड़ेगा इसके बड़े दूररस्त नताइज निकलेंगे और ये कहीं मुझे लग रहा है कहीं ये मसला आगे चल के कहीं क्लैश में न कन्वर्ट हो जाए और बड़ा बुर्दबारी से। क्लैश किन का? देखिए अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, हुकूमत, अफवाज किन का क्लैश? पाकिस्तान, अदलिया, हुकूमत, अवाम, सब के सब इस वक्त बड़ी अजीब सिचुएशन में बैठ गए हैं और बड़ा टेंस है पूरे मुल्क में। तो उसको बड़े फाम तफीम और बड़ी बुर्दबारी से निपटना होगा। मुल्क की सरहदों पर हमारी जंग के बादल हर वक्त हैं, हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं और ऐसी सूरत के अंदर ये सिचुएशन जो हाइप क्रिएट हो गई है, इसको कंट्रोल करने के लिए सबको आगे आना होगा। बिल्कुल सही। फौज को भी आगे आना होगा, सियासतदानों को आना होगा, जब सब लोगों को आगे आके आपको इसको सही। लेकिन भाई प्रोग्राम के पहले ऐसा अपने ख़त्म की जाने में मुझे कुछ शॉर्टली कुछ इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय कुछ देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं इसमें समझता हूँ कि अभी भी हुकूमत के पास वक्त है और मुशर्रफ साहब को भी चाहिए कि इसके ऊपर अपील करें और मुझे लगता है कि ये सज़ा अपील के अंदर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अपील के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद इनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अब इंसाफ सबको मिलना चाहिए। इंसाफ सबको मिलना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही है जनाब। प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है, जहां हमने ये हालात हजरा के हवाले से और ये कल की जो एक बड़ी खबर के हवाले से हमने बात की है। अभी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे, उसके लिए हमें छोटा सा वक्फा लेना है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त मौजूद पर बात करने वाले हैं जो यकीनन आपको पसंद भी आएगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं जहां पे हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में। मेरा जो ये टॉपिक है इसका ताल्लुक तकरीबन हर ही इंसान के साथ है, क्योंकि ये टॉपिक है म्यूज़िक और म्यूज़िक से कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और उसका एक ताल्लुक रहा है म्यूज़िक से और ताल्लुक है। तो आज हम म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे, मगर म्यूज़िक की ये जिस फॉर्म की हम आज बात करेंगे ये कुछ थोड़ी सी नई है, मगर है वही जो हमारे अंदर है। म्यूज़िक वही म्यूज़िक है। ये आज गज़ल के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में बात होगी और बात होगी नए दौर के बारे में। जो नए दौर हैं, नई पसंद है, गज़ल तो वही है, उर्दू अदब भी वही है। तो आज के दौर में जहाँ जॉन एलिया को पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है दोबारा से, इस जनरेशन ने जॉन एलिया को और गालिब को और जितने हमारे उर्दू अदब के जितने भी शुराए कराम रहे हैं उनको बड़ा सुन रहे हैं, अभी बड़ा उनसे उनके कलाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो इसी सारी दौड़ में देखा जाए तो ऐसे लोग भी मौजूद है। बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे बीच ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ इनको गा रहे हैं, इनकी गज़ल को नए अंदाज के साथ। तो ये यकीनन ये वो अंदाज़ है जो आज के दौर का है और आप इसे पसंद भी करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जो इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा। ये पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल म्यूज़िक प्रोड्यूसर और कंपोज़र हैं। ये बहुत अच्छी सिंगर भी हैं और ये जॉन एलिया को उनका जितना कलाम है, जो उनकी गज़लें हैं, उनको ये गाती हैं। ये बहुत कम लोग हैं, मैंने इनके अलावा शायद मैंने नहीं सुना अभी तक किसी को जो उनको जॉन एलिया को गाता भी हो, और अभी ये गालिब को भी गा रही हैं आजकल। फिर उसके अलावा इन्होंने कुछ फिल्मों के जो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, कुछ आने वाली मूवीज़ हैं, उनके इन्होंने म्यूज़िक भी दिया है, उनके पूरे गानों की सारी म्यूज़िक की तरतीब इन्होंने दी है। तो काफ़ी टैलेंटेड हैं अपने काम और तजुर्बे के हिसाब से। लगता है कि ये बहुत कोई उम्र रसीदा एक मेहमान होंगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नौजवान म्यूजिशियन हमारे साथ सिंगर मौजूद है, शुमाइला हुसैन। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मज़े में हूँ अभी तक। तो कैसा लगता है आपको पाकिस्तान की पहली फीमेल म्यूजिक प्रोड्यूसर और कंपोजर होना?
अब पहली का मुझे श्योरिटी नहीं है क्योंकि अब ज़ेब भी आखिरी की भी नहीं है। तो बात को यहीं रुका देते हैं। पाकिस्तान की फीमेल प्रोड्यूसर कंपोजर होना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ, मज़ा आ रहा है, अभी तक तो मज़ा आ रहा है, आगे का भी मुझे कुछ पता आगे का कुछ पता नहीं है। मजा आ रहा है यानी कि हाँ मज़ा आ रहा है, यही करना चाहती थी, अपना म्यूज़िक जैसे आप क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, गाने कंपोज करना चाहते हैं, तो वो अब तो कंपोजर्स नहीं है उस तरह से, तो फिर आपको म्यूजिशियनशिप भी नहीं थी इस तरह से पाकिस्तान में पहले। अब मैंने देखा है कि हो रही है। कितने साल लगे हैं आपको आज अपने आप को कंपोजर और प्रोड्यूसर साबित करने में? 10 साल। 10 साल। 10 साल। एक तहकीक के मुताबिक कि आपको किसी भी शोबे में कम से कम 10,000 घंटे देने चाहिए और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि यस आई एम परफेक्ट। मेरा ख्याल 10 साल में 10,000 घंटे से ज्यादा दे चुकी हैं आप। हाँ लेकिन परफेक्ट नहीं कह सकती। हाँ घंटे तो दे दिए होंगे, अब इस तरह से भी मुझे अंदाजा नहीं है कि कितने घंटे में दे चुकी होंगी। वो उस वक्त अपने मूड में काम कर रहे होते हैं, गलतियां भी कर रहे होते हैं, चीजें भी, लेकिन वो एक चक्कर होता है, वो आपने गुजारना होता है और फिर भी आप उस चक्कर में ही होते हैं, काम कर रहे होते हैं। सही। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो फिल्मों का एक नया दौर शुरू हुआ है, उसमें आपने 3 फिल्मों के लिए म्यूजिक जो है वो दिया है, डिजाइन किया है। तो पाकिस्तान में काम कर रही हैं अभी आप। 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आपका कॉन्सर्ट था जिसमें आपने जॉन एलिया को गाया है और बाकी इस तरह सा। बट सारा काम पाकिस्तान में करने के साथ साथ आपकी रहाइश जो है वो दुबई में रहती है। आप दुबई में और आती हैं साल में कुछ महीने आके काम करके फिर वापस चली जाती हैं। तो यहाँ से क्या आपको, पाकिस्तान से क्या है, हम यहाँ क्यों नहीं रहती हैं आप? नहीं पाकिस्तान से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रहती ही पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, दुबई में तो मेरा घर है। दुबई में घर है? हाँ दुबई में मेरा हस्बैंड है, मैं हूँ, हमारा स्टूडियो है वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं काम करती हूँ और वहाँ से मुझे आप लोग बुला लेते हैं, मैं आ जाती हूँ। क्या सुरीली सी बात की आपने। फिल्मों का म्यूजिक देती हूँ और जॉन एलिया, क्योंकि जॉन एलिया को कंपोज कर रही थी पिछले 5-6 साल से, तो वो उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि जी आप जॉन एलिया को आके गा दें, वो मैं आके गा देती हूँ। अच्छा, वैसे जॉन एलिया तो क्या बुरी बात है वैसे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो कमाल की बात है, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। आप मुझे ये बताइए कि जॉन एलिया को गाना ये लाइक एक नया काम था, तो इसमें किस चीज़ ने मतलब अट्रैक्ट किया आपको कि आपने सोचा कि मुझे जॉन एलिया को गाना चाहिए? मुझे सबसे पहले तो पोइट्री ने अट्रैक्ट किया मुझे। अच्छा। और पोइट्री में जो बेसाख्तगी थी, जो अभी हमारे लोगों में ख़त्म हो रही है। क्या बेसाख्ता होते हैं, आपका जो दिल चाहता है आप बात करते हैं, मतलब आर्टिस्ट तो होता ही बेसाख्ता है कि मुझे ये पसंद आ रहा है, ये काम करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो वो जब मुझे नजर आई तो मुझे मजा आया और मुझे लगा कि वो बहुत आगे की शायरी थी, शायद उस वक्त लोग उस तरह उनको नहीं समझ सके या जो भी। लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मुझे मेरी बहुत सारी जो खिड़कियां बंद थी वो खुली जब मैं उनकी शायरी के अंदर, बहुत लेयर्ड है उनकी शायरी। जब मैंने पढ़नी शुरू की तो मुझे मजा आया बहुत। जब मुझे मजा आया तो मुझे लगा कि यार इसको कंपोज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने खैर छोटी बहर ही चुनी उनकी गजलें जो मैंने की हैं, 8-10 जो भी हैं, तो वो बस फिर कंपोज की। गजल और गिटार, इनका आपस में कोई जोड़ इतना पुराना नहीं है? नहीं, इससे पहले भी मॉडर्न गजल बहुत, मतलब जो जगजीत गा रहे थे, जगजीत सिंह, वो मॉडर्न गजल ही थी एक तरह से। फिर अभी रेखा भारद्वाज गा रही हैं, मॉडर्न गजल कर रही हैं, अरिजीत गा रहा है, मॉडर्न कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत, जो असल में तो पाकिस्तान में गजल का ज्यादा अंग बहुत अच्छा है, लेकिन यही वो चीज़ कम हो गई। जो पुरानी है वो तो लोग गा ही रहे हैं उसको। सही है, क्योंकि तो थोड़ी मॉडर्न होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। होनी तो चाहिए। हमारे जहनों में जो एक कॉन्सेप्ट है गजल के हवाले से वो है कि ये जनाब मेहदी हसन साहब, ठीक है, मेहदी हसन साहब, हाँ, वो मतलब इस तरह का एक हमारे जहन में इमेज है, तो उसको भुलाना भी बड़ा मुश्किल है। नहीं, उनको भुलाया जा ही नहीं सकता। मतलब वो सोचे ना, 33 साल की उम्र में पहला गाना गाते हैं वो, उससे पहले भी गा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पक्का किया और फिर वो गजल को लेकर आए। और गजल में जितना मेहदी हसन खान साहब ने एजुकेट किया है लोगों को, सुनने वालों को, उतना मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया। मतलब वो बताते थे बाकायदा कि किस तरह गजल गाई जाती है, ये जगह जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये शायरी में ये लाइन क्यों आ रही है, ये किस वजह से है। तो लोग एजुकेट होते थे और वो सुनते थे। अब के लोग उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है।
लेकिन ये है कि मैंने उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में अपने 7 से 8 गज़लें गाई, और जो कि बहुत धीमी थी, 1-2 चीज़ें थी जॉन एलिया की जो नहीं थी, लेकिन मुझे मज़ा आया कि 2020 शुरू होने वाला है और लोग उसे सुन रहे थे, यानी कि लोग अभी भी सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारा परसेप्शन बना हुआ है कि नहीं यार लोग सुनेंगे नहीं, गाना छोटा होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, चीज़ें जल्दी हो जाएं किसी तरह, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अननेचुरल है इंसान, ऐसा नहीं, इंसान को ऐसा किया जा रहा है कि यार ये करो तुम, चैनल को ये चाहिए, चैनल को ये दे आप। मुझे लगता है आर्टिस्ट को चैनल का मोहताज होना ही नहीं चाहिए, तो आर्टिस्ट है वो, तो दुनिया में कहीं पे भी रहेगा, काम करेगा। आर्टिस्ट ने रोटी भी तो कमानी। हाँ तो रोटी तो पहले भी कमा रहा था आर्टिस्ट, कब नहीं कमा रहा था? कैसे? चैनल से पहले नहीं, अब तो लाइफस्टाइल्स बन गए ना, अब लाइफस्टाइल के लिए काम हो रहा है। देखिए, म्यूजिक एक ऐसी सलाहियत है जिसको आप खरीद नहीं सकते, आप हासिल नहीं कर सकते, ठीक है? ये तो एक आपको कुदरत की तरफ से आप ब्लेस्ड हैं कि आप अच्छा गा लेते हैं, या आपके अंदर एक सेंस है, आपको एक इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है? आप प्रैक्टिस से अपने आप को परफेक्ट जरूर कर सकते हैं, क्राफ्ट पे काम तो करना पड़ता है। मगर ये आप ऐसा नहीं है कि आप खुद आपने चाहा और आप कुछ भी कर लिया आपने, ऐसा नहीं है। तो ऐसे एक टैलेंट आपके पास मौजूद है और आपके पास रिस्क के मौके नहीं है। आप इतने आला पाए के सिंगर हैं, ठीक है, और आप रिक्शा चला रहे हैं। मतलब रिक्शा चलाने में बुराई नहीं है कोई, मैं बात कर रहा हूं कि वो जो आपके पास टैलेंट है उसको वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, समझ रही है ना आप? मैं तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ। वो जो एक ग्राउंड है जो हमारे सिंगर्स को, यहाँ जो हमारे म्यूजिक से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मिलना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहती हैं आप? देखिए, जो रिकॉर्ड लेबल्स जो थे, वो हमारे जो बड़े सिंगर्स थे, ये एक जिम्मेदारी होती है ना आर्टिस्ट की, वो कोई भी काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कुछ, तो वो हमारी जनरेशन के लिए उन्हें करना चाहिए था कि जब आप अपना गाना उन्हें दे रहे हैं तो आप राइट्स के बारे में किसी को कोई इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं, और होनी चाहिए। मुझे लगता है हर सिंगर को अपने ओन पे वो मालूमात होनी चाहिए कि आप जब सारे राइट्स एक कंपनी को दे देंगे तो कंपनी तो जब चाहेगा उसे गाने को चलाएगा, जब चाहेगा नहीं चलाएगा। अब मेरा गाना है, मैं आपके शो पे क्यों नहीं गा सकती? अब कंपनी मुझे बताएगी कि आप गा सकती हैं कि नहीं। अगर आप कंपनी को वो अमाउंट दे सकते हैं जो उन्हें चाहिए, तो आप अपना गाना गा सकते हैं। कंपनी है, आज भी कंपनीज हैं यहाँ आज एक दो कंपनीज हैं, पहले ज्यादा कंपनीज थी। अथॉरिटी है, मतलब जो राइट्स वो ले चुके हैं आर्टिस्ट से, जो बेवकूफ़ी में मुझे लगता है आर्टिस्टों ने दे दिए, वो उन्हें नहीं देने चाहिए थे उसूलन। तो वो एक चेन चलती जाती है ना। मगर इंडिया में तो ये कंपनीज बड़ी सक्सेसफुल हैं, यही पैटर्न उनका, यही मॉडल जो है बड़ा जबरदस्त है, सक्सेसफुल है। बिल्कुल जबरदस्त है वो, इसलिए कि इससे पहले वहाँ भी ये राइट्स नहीं थे। अभी 10 साल या 8 साल हुए कि ये राइट्स वापस आए वहाँ पे, वरना सिंगर के पास राइट्स नहीं थे, वो गाता था। आप जब गा लेते हैं, गाना मशहूर हो जाता है, तो आप इवेंट्स करते हैं, इवेंट से आप पैसे कमा लेते हैं। तो सिंगर को ये परवाह ही नहीं रहती कि ये मेरा गाना मैं कल को कहीं पे इस्तेमाल करूं या कल को कहीं पे गा सकता हूं मैं। अब तो आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे आप कोई अपना ही गाना गाते हैं, उस पर बीप लगी होती है, आवाज नहीं आती आपको अपनी। मगर इसके पीछे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप देखें कि एक गाना वो है जो सिंगर ने खुद गाया है, उसने एक गाना गाया, उसने एल्बम रिलीज किया अपना या म्यूजिक वीडियो बना के, जिसके वो टोटल जो राइट्स हैं उसके पास है अपने। एक गाना उससे किसी ने गवाया, एक साहब ने कहा जी मुझे आप गाना गा दें, मेरा एक प्रोजेक्ट है, मेरा ड्रामा है, फिल्म है, या जो भी है, मैंने डब्बे में रखना है, दराज में रखना है, आप गा दें। आपने उससे पैसे ले लिए, बना के पूरा सब कुछ सेल कर दिया आपने। उसके बाद किस चीज के राइट्स? मैं बताती हूँ आपको। राइट्स होते हैं मेलोडी के, जो धुन हम बनाते हैं, ठीक है, उसके राइट्स होते हैं, और लिरिसिस्ट के राइट्स होते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ये है, लेकिन लोगों को शायद उसका इल्म अभी नहीं है, जो मैं महसूस करती हूँ। तो ये राइट्स होते हैं, और ये राइट कोई भी ताकत आर्टिस्ट से नहीं ले सकती। अच्छा, किसी भी कंपोजर से नहीं ले सकती ये राइट, कि जिसने वो धुन बनाई है वो उसी की है। अब जिसने ये ड्रामा अब जब ड्रामे की अगर मैं बात करूँ, अगर जिसने ड्रामा लिखा है, आप कैसे उसका नाम वहां से हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं हटा सकते। अच्छा, चलिए नाम आप लगे भी रहने देंगे, तो वो जो उसकी चीज है उसके राइट्स तो उसी के पास रहेंगे ना। उसने वो आपको दिया है एक खास मुद्दत के लिए, कि ये मुद्दत है जी 5 साल, 10 साल, 8 साल, जो परपेचुअल राइट्स होते हैं। आप इसको चलाएं दुनिया भर में, जहां भी चलाएं, पैसे कमाएं इससे, लेकिन जिंदगी भर के राइट्स नहीं हो सकते, वो आर्टिस्ट के पास ही होते हैं, जिसने वो बनाया होता है। आप कोई कॉम्पोजिशन बनाए, उसके राइट्स आपके पास होने चाहिए। मैं क्यों बनाऊं, कोई कौन सुनेगा, मुझे मारेंगे लोग। आप मुझे मशवरा दे रही हैं? ये बात सच है, मशवरा दे रही है मुझे, गलती हो गई मुझसे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ जो नए सिंगर्स हैं,
उनके लिए मतलब आपको लगता है कि ये अभी भी एक ऐसी इंडस्ट्री मौजूद है कि वो अपना मुस्तकबिल यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं? देखिए, मुस्तकबिल तो ढूंढा जा सकता है, क्योंकि अब जो ये मोबाइल है यही आपका टीवी हो गया है अब। मतलब इसी पे आप इसको लगाएं, आप इस पे इंटरव्यू दें, इस पे आप गाना गाएं, इस पे आप एक्टिंग करें, इस पे आप चीज़ें बेचें, आप कुछ भी करें, ये है अब टीवी। तो यही अब मुझे लगता है मुस्तकबिल है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल बुरा है, वो आप टीवी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा बुरा वो है। तो आप पानी भी अगर कोई 15-20 गिलास इकट्ठे पी लें तो बुरा है। बस आप देखें क्या हाल है उसके बाद। अच्छा ठीक है जी, एक वक्फे का वक्त है और वक्फे से जब हम वापस आएंगे, पहले इनसे हम वादा ले लेते हैं कि जब वापस आएंगे तो आप हमें कुछ सुनाएंगे, खरी खरी सुनाने के अलावा? नहीं, मैंने क्या, आपको लगता है मैं खरी खरी सुना रही हूँ? हाँ अक्सर भाई। तो मुझे बताइए कुछ गजल वगैरह जॉन एलिया सुनाएंगे आप या हमें गालिब सुनाएंगे? अच्छा, गालिब की मैंने सिर्फ 2 गजलें कंपोज की हैं। एक मंटो एक फिल्म थी सरमद खुर्शीद की, उसके लिए मैंने गजल कंपोज की थी आज से कोई 5 साल पहले। और एक अभी इस उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस के लिए शाह साहब ने मुझे कहा कि गालिब मैं चाहता हूँ कि तुम गालिब से शुरू करो, तो वो मैंने की। अभी मैं गालिब को पढ़ रही हूँ। मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है, मुश्किल भी हो रही है। मुश्किल भी है ना? ठीक हो गया। हैरानी भी हो रही है। हैरान भी हो रही है हाँ। कि ये इतना अरसा ये कि क्यों इतना नहीं पढ़ा बड़ा मैंने? शायर जो अच्छा। आज भी है और आगे भी पता नहीं कितने सदियां वो रहेंगे। जब तक उर्दू का नाम है तब हाँ, तक तो जुड़े गालिब- हुए हैं तब ये तक लोग गालिब सारे, का नाम है। बेशक। ऐसे ही। लो जी, एक वक्फे का वक्त है और वक्फे से जब हम वापस आ रहे हैं तो फिर हम शुमाइला से कुछ मौसीकी का तड़का लगवाएंगे अपने प्रोग्राम में। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला हुसैन। इनसे बड़ी मज़ेदार किस्म की बातचीत जारी है और वक्फे से पहले हमने इनसे वादा लिया था कि आज जब हम वापस आएंगे तो आप हमें कुछ अच्छा सा म्यूज़िक जो है ना वो सुनाएंगे। तो वे वादे को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं इस वक्त। तो शुमाइला, क्या सुनाएंगे आप? पूरे करने में मैं बिल्कुल मुनासिब लड़की नहीं हूँ। हम करवा लेते होते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या सुनाएंगे? गजल का जाहिर सी बात है एक मॉडर्न गजल होगी ये, मगर ये किन की गजल है और क्या है, जरा इस बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर गा दीजिए। जॉन भाई की गजल है। जॉन एलिया। बल्कि ये जिस ड्रामे के लिए मैंने कंपोज की थी आज से कोई 3-4 साल पहले, तो उस ड्रामे में गालिबन आप भी थे। जी हाँ, माजी। जॉन में से मुलाकात है अभी कभी? नहीं, हसरत ही रह गई मेरी, है ना? जब तक अब उनकी डेथ हुई तो मैं उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि जॉन एलिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जॉन एलिया से मुलाकात है और मेरी मतलब मुलाकात वो होती है उन लोगों से और वो कहते हैं यार मैं क्यों नहीं मिला, मुझे भी मिलना था। हालांकि वो अब हमारे एक एक्टर हैं, सीनियर एक्टर हैं, बहुत ही कोई नफीस इंसान है माशाल्लाह। अच्छी टोन है उसकी। Okay, good. अच्छा ये बताइए कि फिल्म के म्यूजिक के हवाले से हम बात करते हैं। फिल्म्स इतनी ज्यादा आई हैं अभी पिछले कुछ सालों में और उसमें तकरीबन आपको पता है कि हमारी फिल्म का जो पैटर्न है उसमें म्यूजिक लाजमी होता है, गाने लाजमी होते हैं। ठीक है कि इंडिया पाकिस्तान की जो फिल्में होती हैं इतने गाने आए, मुझे नहीं याद कि कोई मैं उंगलियों पे नहीं गिन सकता कि वो गाना कौन कौन सा इस वक्त याद है हमें। मतलब वो गाने याद ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। यही फिल्में जब पहले आती थी तो वो जब नदीम साहब वाली, वहीद मुराद साहब वाली और ये दौर जो था एक मोहम्मद अली साहब का, वो सबको उंगलियों पे याद थे उनके गाने के। वो फिल्म जो गाना सुने, वो गाना देखा आपने? तो आज क्या हो गया, मतलब अब देखें टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज, बल्कि अब तो और ज्यादा सुरीली चीजें पेश की जा रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। तो फिर भी क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रहा है या क्यों उसे सुन नहीं पा रहे, क्या वजह, कमी क्या महसूस होती है आपको? असल में पहले जब फिल्म का गाना बनता था तो उसमें एक बारीकी डिटेलिंग जिससे कहते हैं वो होती थी, यानी कि साल भर फिल्म की म्यूजिक पे काम हो रहा है या कम से कम भी हो रहा है तो 8 माह काम हो रहा है, डायरेक्टर साथ बैठा है, वो कह रहा है ये गाना चाहिए, ढोलक तबले बज रहे हैं, बाजे पे कॉम्पोजिशंस बज रही हैं, निसार बज़मी साहब गाने बना रहे हैं, आखिर तक वो बनाते रहे फिल्म के गाने। तो सिचुएशंस होती थी, सिचुएशंस पे गाने बनते थे। अब सिचुएशंस पे गाने नहीं बनते, ये मुझे महसूस होता है कि मतलब हाँ बता दिया जाता है कि भाई ये गाना है तो हमें किस तरह का डांस नंबर चाहिए, तो वो बस कोई भी डांस नंबर है।
अब वो डांस नंबर, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर की डिटेलिंग क्या है, कैरेक्टर किस तरह बात करता है, उसकी पिछली स्टोरी क्या है, आगे वो क्या कर रहा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो जब वो गाने फिर रिलेटेबल नहीं होते फिल्म के साथ, एक तो ये है। दूसरा फिर बहुत इंडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गया हमारा म्यूजिक, कि हम इंडिया में जो आइटम नंबर बन रहा है वही हमारे यहाँ बनेगा, इंडिया में जो रोमांटिक गाना बन रहा है वही हमारे यहाँ बनेगा, कोई नई थॉट नहीं है उस हिसाब से। वरना टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करनी आती है हमारे प्रोड्यूसर्स को। म्यूजिक के हवाले से हम इंडिया से कई गुना ज्यादा जरखेज हैं। वो आज भी हमारे नामों को, हमारे काम को वो अपनी फिल्मों में जगह देते हैं। वो अपनी इसलिए जगह नहीं देते बल्कि अपनी चीजों को बड़ा करते हैं, हमारा नाम शामिल करके उसमें ऐड करके। बिल्कुल ऐसे ही। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो जरा इस हवाले से मैं बात जरूर करना चाहूंगा आपसे। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास, शुमाइला हुसैन हमारे साथ हैं और म्यूजिक की दुनिया की बातें हो रही हैं। और मुझे अब ऐसा जब पता चल रहा है कि ये आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का, तो ये भी मुझे महसूस हो रहा है कि ये ज्यादती हो गई। वक्त खत्म हो गया? हाँ ना, पता कहाँ चलता है, वाकई पता नहीं चला। हम फिल्म की बात कर रहे थे, म्यूजिक की बात कर रहे थे कि आपने कहा कि पहले किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को अच्छा खासा वक्त मिला करता था और वो ब्रीफिंग भी। हाँ, ब्रीफिंग भी। मगर देखें, एक पिछले दिनों एक फिल्म आई थी गुलाम मोहिउद्दीन, जो हमारे फिल्म के एक्टर, उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया। अच्छा, मैं नहीं देख सकी। अच्छा, वह फिल्म को इतनी काबिल जिक्र नहीं थी, मगर वो बात जो है वो उनका, एक मैं रेडियो पे ऐसी गाड़ी में जा रहा था, मैंने सुना, वो कह रहे थे कि हमने बड़ी कोशिश की कि हम पाकिस्तान से म्यूजिक लें, उन्होंने इंडिया से म्यूजिक मंगवाया उसका। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि हमने बड़ी कोशिश की हम पाकिस्तान से म्यूजिक लें, हमने एक बड़े नाम है, मैं उनका नाम नहीं कोट करना चाह रहा, इनको कहा, इन्होंने कहा जी पहले मैं सुनूंगा, देखूंगा, मेरा दिल किया तो मैं समझ आया तो फिर मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। वक्त ले रहे थे, हमने पैसे देने हैं, काम करवाना है, वो हमें इतना वक्त हमारे पास नहीं है। हमने इंडिया में कॉल की, उन्होंने सेम डे हमें जो है वोकल्स रिकॉर्ड करके भेज भी दिए और कुछ घंटों में हमारा जो है वो वोकल्स मिल गए वहां से। तो यहाँ पे एक तो देर सवेर, ऊपर से नखरे, पैसे, इतना सारा कुछ, इतने मसाइल हैं कि हमें बाहर से म्यूजिक मंगवाना सस्ता पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी भी जितनी नई फिल्म्स बन रही हैं हमारी, जब इन प्रोड्यूसर्स वगैरह से कोई मुलाकात होती है तो वो जो शुरू करते हैं ना काम, तो कहते हैं ये तो हमने सुनिधि चौहान से गाना गवाना है, ये अरिजीत ने गाना गाना है, ठीक है। तो यहाँ से बात शुरू होती है, आते आते कोई एक नया सिंगर कोई गाना गा। मुझे 3 सवाल आपके ये मिक्स हो गए, आने दे। कि जैसे सिंगर्स, आप सुनिधि चौहान की बात करें, ये लोग अच्छे सिंगर्स हैं, ये लोग हैं प्लेबैक सिंगर्स। हमारे यहाँ प्लेबैक सिंगिंग का रिवाज बहुत सालों से अब नहीं है, क्योंकि अपने अपने गाने बना रहे हैं। तो जब को बुलाया जाता है प्लेबैक के लिए, तो प्लेबैक के लिए कंपोजर होता है जो गाना कंपोज करता है। वो कहता है जी ये फिल्म की सिचुएशन है, ये जगह आपने ऐसे कहनी है। अब वो पॉप सिंगर कह रहा है मैं नहीं करूंगा। जैसे रहीम शाह है, उन्होंने आज तक फिल्म का गाना नहीं किया, किसी का गाया हुआ कर ही नहीं पाते। वो कहते हैं मैं अपना गाना करूंगा जो मैं करता हूँ। सजाद भाई हो गए, अपने गाने करते हैं, अपने गाने बनाते हैं। तो प्लेबैक सिंगिंग उस तरह से नहीं है। तो इंडिया में सिंगर्स नहीं है, हमारे पास सिंगर्स बहुत हैं। प्लेबैक आपको अपने खोल में से निकलना पड़ता है, आपको एक नया एक्सप्रेशन देना पड़ता है, आपको कंपोजर की बात सुननी पड़ती है कि कंपोजर क्या कह रहा है। अब ऐसे मैडम जब गाना गाती थी तो उनको कंपोजर बताता था कि ये जगह ऐसे कहनी है आपने, वो कहती थी। 7-7 दिन 8-8 दिन उस गाने की रिहर्सल होती थी, वो गाना पकता था, वो गाना आपके अंदर आता था, फिर आप उसे बाहर निकालते थे। अब आप जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, आप जिस गाने की बात कर रहे हैं, क्या वो गाना आपको याद है? नहीं, मुझे फिल्म नहीं याद। चाहे वो इंडिया से बनवाएं या अफगानिस्तान से बनवाएं, वो उस फिल्म का मुझे पूरा नाम ही नहीं याद, इतना लोगों एक सफे का नाम था उसका। हाँ चाहता हूं मैं, तो वो गाना तो नहीं, क्योंकि ये आप गाने को ले रहे काम, गाना काम नहीं है, ये क्रिएटिव काम है। क्रिएटिव काम में वक्त लगेगा, कोई भी क्रिएटिव काम होगा उसमें वक्त लगेगा। मगर इतने में वक्त से आजाद तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। अगर कोई चीज चाहिए, किसी क्रिएटिव बंदे से राब्ता कर लिया, मैंने कहा शुमाइला जी मैं आपसे ये फिल्म है मेरी और मुझे आपने गाना गा के देने का, ठीक है मुझे वक्त चाहिए कितना, अब ये तो मैं नहीं बता सकती, हो सकता है 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, मुझे मैं 6 महीने बाद फिल्म रिलीज कर रही है। नहीं ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टर को वहाँ बैठना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। वो एक अलग लोग हैं जो बिल्कुल ही
से हैं या वो कहते हैं कि जी हम तो आर्टिस्ट हैं, हम तो पता नहीं बस अब देखेंगे जब कभी होगा। ऐसा नहीं है, आप बैठते हैं, चीजें समझते हैं, तो क्राफ्ट पे भी पकड़ होनी जरूरी है। अब नए बताओ। सिंगर्स के बारे में नए सिंगर्स बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ, हमेशा से टोन्स अच्छी रही हैं, हमेशा से आज़ाद रहे हैं सिंगर, मतलब गा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, क्योंकि उस तरह से एस्टैब्लिश इंडस्ट्री नहीं है जैसे इंडिया में है। उनको पता होता है कि यार अभी हम सीख रहे हैं, अब हम जाके जिंगल्स करना शुरू करेंगे, अब हम फिल्मों के गाने करना शुरू करेंगे या कॉन्सर्ट्स करना शुरू करेंगे। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है उनकी, तो उनको पता होता है प्लेबैक करना है उनके सिंगर्स को सुन सुन के। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सीन नहीं है। हमारे यहाँ सिंगर खुद गाना बनाता है, खुद लिखता है, लिखवाता है, स्टूडियोज में ख्वार होता है, तो एक जर्नी उसकी शुरू होती है। लगता है कि मुस्तकबिल अब में वो ये खत्म हो गई क्योंकि अब कवर्स गाते हैं लोग, जिससे मुझे बहुत एतराज है। आप अपने मजे के लिए गा लें कवर्स, मतलब सही है। लोगों के गाए हुए गाने, मतलब किसी ने गाना बनाया है, थे आपको वो हलवा मिल गया है और आप उसे खा रहे हैं। प्रॉपर रिलीज ना करे कवर्स को, ये कह रही हैं। हाँ ठीक है, प्रॉपर रिलीज क्या, नहीं अपने गाने बनाए, सही है। मेहनत लगती है उसमें, वो मेहनत कोई करना मेरे ख्याल से इस वक्त चाहता नहीं अपने है। लिए करें। तब जल्दी जल्दी चीजें हो जाए, फिर वो जल्दी जल्दी ही रहती हैं, जल्दी जल्दी सुनते हैं आप उसको, जल्दी जल्दी वो खत्म हो जाती है, आप भूल जाते हैं। शॉर्टली मुझे नए सिंगर